Hi everyone. So voting is underway on 54 assembly seats. This is the last and the final phase of the big battle of Uttar Pradesh. लेकिन ये वो फेज है जहां पर भाजपा की चुनौतियां बहुत ज्यादा है, चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि 2017 की मोदी लहर के बीच जब हमने ये देखा कि पूरे ऑपोजिशन का सुपड़ा साफ हो गया था, इसी बेल्ट में ना ही सिर्फ भाजपा को सबसे कम सीटें आती हैं, लेकिन ऑपोजिशन भी सीटें निकालने में कामयाब होता है। लेकिन आज हम चर्चा इस पर नहीं कर रहे। आज हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे 10 शब्दों पर, 10 words that have dominated the narrative this election season। ऐसे वो कौन से 10 शब्द हैं जिनकी चर्चा आपने ऑलमोस्ट रोज सुनी है इलेक्शन सीजन में। तो सबसे पहला वर्ड जो हमने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत यूज किया है, लाभार्थी यानी बेनिफिशरीज। अब बेनिफिशरीज एक एकदम नया टर्म है और मुझे लगता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आने वाले समय में लाभार्थी अब एक वोट बैंक की तरह इस वर्ड का इस्तेमाल होगा। लाभार्थी यानी वो लोग जिनको स्टेट या सेंट्रल स्कीम से फायदे मिले हो, चाहे वो राशन को लेकर बात हो, चाहे वो टॉयलेट की बात हो, पक्के मकान की बात हो। तमाम ये वो लोग हैं जिनको भाजपा को लगता है कि क्योंकि उनको सीधा सीधा लाभ यानी फायदा मिला है, वो भाजपा के लिए वोट करेंगे, इसलिए ये एक वोट बैंक हो गया। अब ऑपोजिशन ने भी इस मुद्दे को लेकर कई बातें बोली हैं और ऑपोजिशन सीधा सीधा ये कहता है कि हमारे समय में भी हम बहुत सारे लोगों को लाभ देते थे, लेकिन हम कभी लोगों को इसका एहसास नहीं दिलाते थे। लेकिन भाजपा ने लाभार्थियों का एक वर्ड कॉइन किया है और देखना यह होगा कि ये लाभार्थी किस पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं और किसको नुकसान। अब दूसरे वर्ड जिसकी हमने बहुत सारी चर्चा सुनी है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी से, परिवारवाद। परिवारवाद का अटैक सीधा सीधा कई बार भाजपा ने अखिलेश यादव पर लॉन्च किया है। अब ये भी क्लेम्स किए जाते हैं और एक समय पर ऐसा था भी कि जो पूरा अखिलेश यादव का परिवार है वो उनके आसपास तो नजर आता ही था, चाहे वो चुनावी मंच हो, रैलीज हो, लेकिन परिवार के कई लोगों को टिकट भी मिल जाते थे आसानी से। अब इसी वजह से एक ये धारणा बन गई कि ये एक परिवारवाद की पार्टी है जो सिर्फ अपने परिवार के लोगों का फायदा और उनका हित सोचती है। अब इसको इस बार काउंटर कैसे किया है अखिलेश ने? उन्होंने ये कोशिश करी है कि किसी भी मंच पर उनके परिवार से कोई ना नजर आए। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि मुलायम सिंह यादव जो इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए हैं, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि रैलीज में वो अखिलेश के साथ पार्टिसिपेट करते नजर आए। तो एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है फ्रॉम अखिलेश यादव टू शो कि सिर्फ परिवार को साथ में लेकर या सिर्फ परिवार के हित के लिए वो नहीं सोचते। और ये भी इस बार सीधा सीधा अखिलेश की तरफ से कहा गया कि परिवार में से किसी को भी टिकट नहीं मिलेगी। और हमने ये भी देखा है कि इसी वजह से अपर्णा यादव ने एसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद खालिस्तानी, इस वर्ड की चर्चा भी हमने ऑलमोस्ट रोज सुनी है, स्पेशली विद द पंजाब इलेक्शंस। अब ये चार्ज लगा आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वो खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मिले हुए हैं और वो एंटी नेशनल है, देश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ हैं और वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब पंजाब इलेक्शन के लास्ट 2 या 3 दिन में हमने देखा है कि इस नैरेटिव ने बहुत जोर पकड़ा, बहुत चर्चा हुई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अकालीस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी एक बाउंसर फेंका। उन्होंने ये कहने की कोशिश करी जी कि मैं तो एक स्वीट आतंकवादी हूं। ऐसा कौन सा आतंकवादी है जो स्कूल बनाता है, जो हॉस्पिटल्स बनाता है? अब क्या इस खालिस्तानी वर्ड को लेकर किसी भी तरह का नुकसान अरविंद केजरीवाल को होगा? इसका हमें आंसर मिलेगा 10 तारीख को। बट इस वर्ड की चर्चा आप याद रखिएगा, हमें पिछले पंजाब इलेक्शंस में भी सुनाई दी थी और इस बार भी ऐसा ही हुआ।
अब अगला वर्ड जो हमने बहुत सुना है, गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना देंगे। उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसे कई वर्ड्स हैं, कई ऐसे टर्म्स हैं जिनको लेकर ऑपोजिशन ने ये कहा कि ये पूरे एटमॉस्फेयर को विशिएट यानी खराब करने की कोशिश की जा रही। अब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन 10 मार्च के बाद इन सब की गर्मी निकाल देंगे, शिमला बना देंगे। इस सब को लेकर हमने देखा कि जयंत चौधरी ने, आरएलडी के जयंत चौधरी ने भी रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने ये पूरा अटैक ऐसे दिखाया कि उनके ऊपर हुआ है, जबकि ये किया गया था अखिलेश यादव के ऊपर, और उन्होंने वापस योगी आदित्यनाथ पर हिट बैक किए। तो हमने इस तरह का एक बैंटर भी देखा है। बट ये भी सवाल उठता है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जब आप एक पब्लिक लाइफ में हैं तो क्या इस तरह के शब्दों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और किस वजह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बार बार हम ये सुनते हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह रिस्पॉन्ड करती हैं कि कौन किसकी गर्मी निकाल रहा है। ये भी देखेंगे, 10 मार्च के बाद पता चल जाएगा, सबक सिखाएंगे। तो इन सारे शब्दों की भी बहुत चर्चा हुई है। अगला वर्ड है बुलडोजर, बुलडोजर बाबा। अब अखिलेश यादव ने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है। अब इस पूरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो अखिलेश यादव अलेज करते हैं कि एक सिलेक्टिव टारगेटिंग होती है बाय योगी आदित्यनाथ, कि सिर्फ वो कुछ माफियाओं, चुनिंदा माफियाओं पर ही एक्ट करते हैं और बाकी लोगों पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब इस पूरे मसले को लेकर हमने देखा कि बीजेपी ने इस हद तक बुलडोजर का प्रचार किया कि कई योगी आदित्यनाथ की रैलीज में भी बुलडोजर्स नजर आए। तो बुलडोजर बाबा एक नए तरह का जाइब, एक नए तरह का टॉन्ट अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर लॉन्च किया, और जिसे कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उसको भुनाने की कोशिश करी है कि उनकी एक ऐसी इमेज है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसे जो इलीगल लोगों ने चीजें ऑक्यूपाई करी हुई थी, स्पेशली जो माफियाज हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी इस तरह की जो प्रॉपर्टीज थी, जो उनका लैंड था, उसको उन्होंने रिकवर किया है। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर का एक हिस्सा है। लेकिन एक रैली में इस तरह के बुलडोजर्स को लाना, उनको ऐसे डिस्प्ले करना, ये वोटर्स को किस हद तक पसंद आया, नहीं पसंद आया, ये भी हमें 10 तारीख को पता चलेगा। अगला वर्ड है नमक। अब इस बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में नमक को लेकर बहुत चर्चा हुई है और हमने इस पर भी एक वीडियो डिटेल में पहले किया था कि किसने किसका नमक खाया और किसको नमक का फर्ज चुकाना होगा। इसको लेकर हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एक रैली में ये बोला कि किसी बूढ़ी माँ ने मोदी का नमक खाया है। उसके बाद हमने देखा कि ऑपोजिशन ने लगातार उस मुद्दे पर अटैक किया है बीजेपी को। अखिलेश यादव ने भी बोला कि ये गरीबों का जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये तक कह दिया कि ऐसे कैसे किसी की हिम्मत हो गई कि वो आपको ये बोलते हैं कि आप उनका नमक खाते हैं। और उसके बाद एक डैमेज कंट्रोल भी होता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, क्योंकि फिर वो ये कहते हैं कि आपने नहीं बल्कि मैंने आपका नमक खाया है। तो किसने किसका नमक खाया, क्या ये भी एक मुद्दा बनेगा कि लोग कैसे वोट करते हैं, लोगों ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगला वर्ड आ जाता है बाबा मुख्यमंत्री। अब बार बार अखिलेश यादव ने बाबा शब्द का इस्तेमाल किया है योगी आदित्यनाथ के लिए। अब क्या वो सिर्फ उनके पहनावे को लेकर है, एक पर्टिकुलर जो उनकी इमेज है उसको लेकर इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनको जिस तरह हमने बात करी एक बुलडोजर बाबा भी कहा गया और उसके बाद बाबा मुख्यमंत्री। तो ऑलमोस्ट अपनी तमाम रैलीज में, तमाम इंटरव्यूज में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ नहीं कहते, लेकिन कहते हैं बाबा मुख्यमंत्री। तो ये भी एक ऐसा वर्ड है जो ऑलमोस्ट हमने रोज
रोज इलेक्शन सीजन में सुना है। 80-20, अब 80-20 की भी बहुत चर्चा होती है। 80-20 को लेकर योगी आदित्यनाथ का अपना डिफेंस है। वो ये कहते हैं कि 80% वो लोग हैं जो देश के हित में काम करते हैं, जो नेशन बिल्डिंग के लिए काम करते हैं, और 20% ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ यानी देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसको लेकर भी हमने देखा है कि ऑपोजिशन ने बीजेपी पर हिट आउट किया है, और ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये तुष्टीकरण का एक अटेम्प्ट है, और इस तरह की लैंग्वेज किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक डेमोक्रेसी में यूज नहीं करनी चाहिए, कि आप लोगों को किसी भी वजह से, स्पेशली उनके धर्म के हिसाब से, इस तरह मत बांटिए। लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती रही कि 80-20 से उसका मतलब सिर्फ वो लोग हैं जो देश के साथ हैं और 20% वो जो देश के खिलाफ है। अब क्या इस इशू से वोटर पोलराइज हुआ है, ये भी हम ध्यान से देखेंगे। एक और वर्ड जो हमने बहुत सुना है, ये है आवारा पशु, छुट्टा पशु। अब इस पूरे शब्द को लेकर लास्ट के फेजेस में हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्योंकि पहले ये था कि बहुत सारे जो रिपोर्टर्स थे, जो ग्राउंड पे कवर करने जाते थे, बहुत सारे किसान थे, कई लोग ये कंप्लेन करते थे कि आवारा पशु का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया है, और वो इसके लिए योगी आदित्यनाथ को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन इस मसले पर बीजेपी ने शुरू के कुछ फेजेस में रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी बेल्ट्स में ही इसका असर है, और इसलिए इसको इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इस पूरे मसले पर बोला कि जब हमारी सरकार दोबारा आएगी 10 मार्च के बाद, तो हम इस पूरे मसले को लेकर एक परमानेंट सोल्यूशन आपको देंगे, उसके बाद हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मसले पर अपनी रैलीज में चर्चा करी। तो क्या भाजपा को यह लगने लग गया कि वाकई में एक बड़ा मुद्दा है और इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, और इसलिए आवारा पशु का मुद्दा भी इस इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा बना है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि हर इलेक्शन में कुछ कुछ ऐसे नए वर्ड्स होते हैं, कुछ नए फ्रेजेस होते हैं जो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यूज करते हुए सुनते हैं। तो ये है वो 10 शब्द जिनको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने हिसाब से यूज किया है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका असर किस तरह वोटर्स पर होता है, उनके वोटिंग पैटर्न्स पर होता है, ये हम ध्यान से देखेंगे। और जाते जाते आपसे दोबारा वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको लाइक नहीं किया है, तो प्लीज जरूर करिएगा। इट इज कॉल्ड द न्यूज यू डोंट गेट, वो न्यूज जो आपको नहीं मिलती है और वो न्यूज जो आपको मिलनी चाहिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, इसको प्लीज अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपके फीडबैक का, आपके सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा।